लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा टाइप ऑफ मूवमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और फ्लैजिलर मूवमेंट। इसके साथ मस्कुलर मूवमेंट भी था। फिर हम लोगों ने मसल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और ये डिस्कस कर लिया था कि 3 टाइप की मसल हैं, इस आधार पर कि लोकेशन क्या है। तो एक स्केलेटल मसल थी, एक विसरल मसल थी और एक कार्डियक मसल थी। तो मेन हेडिंग डालिए टाइप ऑफ मसल और हमको तीनों मसल पढ़ना है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। तो हेडिंग डालें टाइप ऑफ मसल। और टाइप ऑफ मसल में पहली हेडिंग स्केलेटल मसल। किसी भी पर्टिकुलर मसल में हमको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। उस मसल की लोकेशन, उस मसल का अपीयरेंस, उस मसल की एक्टिविटी रेगुलेशन, मसल का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है और आखिरी में उस मसल का क्या फंक्शन है। तो हमको 4 ही चीज़ें पढ़नी हैं। एक हमको पढ़ना है लोकेशन, दूसरा पढ़ना है अपीयरेंस, तीसरा एक्टिविटी रेगुलेशन और चौथी चीज है फंक्शन। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे, इतना लिख लीजिए। पहला सवाल है कि स्केलेटल मसल की लोकेशन क्या है। तो नाम ही से पता चल रहा है, ऐसी कोई भी मसल जो स्केलेटन से अटैच हो या स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच हो, जैसे या तो बोन से अटैच हो या तो कार्टिलेज से अटैच हो। तो ये क्या है? मसल क्लोजली एसोसिएटेड विद, लिखते चलेंगे, स्केलेटल कंपोनेंट। अब स्केलेटल कंपोनेंट 2 हैं, या तो बोन से या तो कार्टिलेज से। चूंकि स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच है, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? स्केलेटल मसल पड़ गया। लिखते चलेंगे। फिर आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस की स्थिति है कि दिखती कैसी है। तो 2 ही अपीयरेंस हैं, या तो मसल की सरफेस पर धारियां या पट्टियां दिखाई पड़ेंगी। जिस मसल की सरफेस पर धारियां दिखाई पड़ती हैं उसको स्ट्रिएटेड अपीयरेंस कहते हैं। तो या तो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होगा, जिसको हम लोग स्ट्राइप्ड अपीयरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस कैसा होगा? तो कहेंगे स्ट्रिएटेड
इन एपियरेंस, और स्ट्रियाटेड एपियरेंस होने के नाते ही इसी मसल का नाम स्ट्रियाटेड मसल है। तो चाहे स्ट्रियाटेड मसल कहो और चाहे स्ट्राइप्ड मसल कहो, यही शुरू किया है बेटा, टाइप ऑफ मसल। तो लोकेशन कहाँ है? क्लोजली एसोसिएटेड है स्केलेटल कंपोनेंट से, तो स्केलेटल कंपोनेंट के नाते इसका नाम क्या पड़ गया? स्केलेटल पड़ गया। और दूसरा सवाल है एपियरेंस कैसा है? स्ट्रियाटेड इन एपियरेंस है, इसी नाते नाम क्या पड़ गया? स्ट्रियाटेड मसल या स्ट्राइप्ड। अच्छा, नॉनवेज खाए होंगे तो मसल खाए होंगे, तो कभी धारियां देखी है मसल पे? ध्यान से देख लेना कभी, तो धारियां हैं, दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? भैया कौन सी आंखें हैं तुम्हारी जो तुमको धारियां दिखाई पड़ गई? काम की बात सुने, ये जो स्ट्रियाटेड एपियरेंस हैं, जो स्ट्रियासंस हैं, धारियां, वो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो कहाँ दिखाई पड़ेंगे? माइक्रोस्कोप से। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्ट्रियासंस सीन अंडर क्या? माइक्रोस्कोप। धारियां कहां दिखाई पड़ेंगी? माइक्रोस्कोप। आ जाओ दोनों, आगो आओ। एक्टिविटी रेगुलेशन, हाँ दोनों पीछे। एक्टिविटी रेगुलेशन का मतलब है कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कौन रेगुलेट करेगा। तो देखिए मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कौन रेगुलेट करता है? आ जाओ आगे आओ, जल्दी आओ, सबसे पहली पेज बैठो। मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कौन रेगुलेट करेगा? तो हम लोगों की बॉडी में जितने भी आर्गन हैं, इन सब का रेगुलेशन किसके हाथ में रहता है? तो नर्वस सिस्टम के हाथ में रहता है। तो मसल का भी रेगुलेशन किसके हाथ में होगा? नर्वस सिस्टम के हाथ में होगा। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में। वॉलेंट्री का मतलब है अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन करना। जैसे अभी हमने सोचा तो ये हाथ बेंड कर गया क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने सोचा कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो हाथ सीधा हो गया। तो हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे? वॉलेंट्री रेगुलेशन कहेंगे। तो एक्टिविटी रेगुलेशन में लिखेंगे अंडर वॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। और अगर कोई मसल वॉलेंट्री रेगुलेशन में आती है, इसी नाते इस मसल का नाम हमको रखना पड़ेगा क्या? वॉलेंट्री मसल। क्या नाम रखना पड़ेगा? वॉलेंट्री मसल। अब आता है फंक्शन, क्या काम करेगी? तो भाई स्केलेटल मसल हमारे स्केलेटन से जुड़ी हैं, उससे हमारा स्केलेटन मूव करता है और उससे हम चलते फिरते हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन होगा लोकेशन, लोकोमोशन। और लोकोमोशन के अलावा हम लोग चेंज करेंगे, चेंज इन पास्चर। लिख लो, किसी भी मसल में हम चार ही चीजें पढ़ेंगे, चाहे स्केलेटल पढ़ें, चाहे विसरल पढ़ें, चाहे कार्डियक पढ़ें, पढ़ेंगे चार चीजें। क्या? हमको सबका लोकेशन चाहिए, हमको सबकी अपीयरेंस चाहिए, सबका क्या चाहिए? एक्टिविटी रेगुलेशन, और सबका क्या चाहिए? फंक्शन। तो टाइप ऑफ मसल में पहली मसल हम लोगों ने पढ़ ली है, कौन सी?
स्केलेटल मसल। अब पढ़ेंगे क्या, स्मूथ मसल। फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब कभी हम लोग मसल पढ़ेंगे तो मसल में हम केवल 4 चीज़ें ही पढ़ेंगे। वो मसल कहाँ पाई जाती है, मतलब लोकेशन, वो मसल का अपीयरेंस कैसा है, उस मसल की एक्टिविटी रेगुलेशन कैसे होती है, और वो मसल फाइनली हमारे शरीर में क्या काम करते। ठीक, 4 ही क्वेश्चन हैं। अगली हेडिंग डालें। अगली हेडिंग विसरल मसल। अगली हेडिंग विसरल मसल। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे, ठीक है। विसरल मसल। वही 3 क्वेश्चन जो 4 मेन है, जिनका हमको जवाब देना है। एक क्या है, लोकेशन। बताओ विसरल मसल कहाँ पाई जाती है। पहले बैठो, विसरल मसल कहाँ पाई जाती है? तो आंसर ये है कि हम लोगों की बॉडी में विसरल आर्गन में पाई जाती है। विसरल आर्गन का मतलब अंदर का आर्गन। अब अंदर बहुत सारे आर्गन हैं, तो अंदर ऐसे आर्गन में पाई जाती है जो अंदर से खोखला होता है, उसको हालो आर्गन कहते हैं। तो हालो विसरल आर्गन की जो दीवार होती है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब जैसी होती है, उसकी दीवार में मिलेगी। जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसकी दीवार में मिलेगी। ठीक है, तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगी या यूट्रस में मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? तो कहोगे इनर वॉल में मिलेगी। कौन सा? विसरल आर्गन। लिखो, एट इनर वॉल ऑफ हालो विसरल आर्गन। और वो हालो विसरल आर्गन के कुछ नाम आपको लिखने हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाएगी, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिल जाएगी, जैसे यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में, इवन आंख में पाई जाने वाली आइरिस मसल भी किसका एग्जाम्पल है? तो आंसर देंगे विसरल मसल का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा आएगा एपियरेंस। लिखते चलेंगे। एपियरेंस मतलब दिखती कैसी है। तो दिखने की स्थिति यह है कि इनके सरफेस पर धारियां नजर नहीं आती हैं, मतलब स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं। अब जब धारियां नहीं होंगी तो एपियरेंस कैसा हो जाएगा? तो एपियरेंस स्मूथ हो जाएगा। एपियरेंस स्मूथ हो जाता है और इसी नाते इनको हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। तो कैसा होगा? तो स्मूथ इन एपियरेंस। और क्यों स्मूथ हैं? तो कहोगे स्ट्रिएशंस एब्सेंट या स्ट्रिएशंस नॉट सीन। और चूंकि धारियां दिखाई नहीं पड़ती हैं, इसी नाते इनका नाम
नॉन स्ट्रिएटेड मसल या नॉन स्ट्राइप्ड मसल भी है। तो नॉन स्ट्रिएटेड या नॉन स्ट्राइप्ड या अच्छा अपीयरेंस कैसा है, स्मूथ, तो इसी चक्कर में नाम क्या पड़ गया, स्मूथ मसल। तो ये नाम अपीयरेंस के आधार पर है। और विसरल मसल नाम क्यों है, क्योंकि विसरल आर्गन में है। तो विसरल आर्गन में है तो नाम क्या रखा, तो नाम हमको मजबूरी में विसरल मसल रखना पड़ेगा। तो विसरल मसल नाम लोकेशन के आधार पर है और स्मूथ मसल नाम अपीयरेंस के आधार पर है। फिर आएगा एक्टिविटी रेगुलेशन। एक्टिविटी रेगुलेशन का मतलब ये है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब हम सोच के कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कंट्रोल कैसा होगा, तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री हो जाएगा। तो क्या कहोगे, कहोगे नॉट अंडर वॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो वॉलेंट्री कंट्रोल में तो है नहीं, तो है किस कंट्रोल में, तो कहोगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। और मसल का इनवॉलेंट्री कंट्रोल कौन कराता है, तो मसल का इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम करवाता है। एएनएस, एसएनएस और पीएसएनएस करवाता है। इसी नाते इस मसल का नाम हमको रखना पड़ेगा क्या, इनवॉलेंट्री मसल। लिखते चलेंगे। फिर आएगा फंक्शन। तो फंक्शन हमको ऐसे बताना पड़ेगा कि भाई देखिए अलग अलग जगह हैं तो अलग अलग काम होगा। जैसे अगर इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में क्या करेंगे, भाई हम फूड स्वालो करते हैं, फिर धीरे धीरे फूड आगे बढ़ता रहता है ना। कैसे बढ़ता रहता है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट है उसमें कौन मसल इन्वॉल्व है, यही स्मूथ मसल इन्वॉल्व है। लेकिन जेनाइटल ट्रैक्ट में गैमीट का मूवमेंट होगा। अगर यूट्रस में है तो चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो फिर यूरिन पास करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और आंखों में है तो प्यूपिल का क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। तो हम एक लाइन में फंक्शन नहीं बता सकते हैं, इनके फंक्शन लोकेशन पर हैं, जहां होंगे वैसा फंक्शन होगा। जैसे क्या क्या करेंगे, तो कहोगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट फूड किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या करेंगे, फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, गैमीट को, किसमें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर यूट्रस में है तो किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ब्लैडर में है तो मिक्सचुरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और प्यूपिल का जो मूवमेंट होगा उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो हम फंक्शन एक लाइन में नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, ये बताओ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कौन सा कारण था। तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा कहेगा तो आंसर आप क्या दोगे, सीलियरी मूवमेंट। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कहेगा तो, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट कहेगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट कहेगा तो क्या चले जाओगे, तो जरा जरा सा चेंज है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि
ओवा का ट्रांसपोर्ट इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो आंसर क्या दोगे? सिलियरी। स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ पूछेगा तो फ्लैजिलर। और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट कह दिया, ना ओवा कहा ना स्पर्म कहा, तो आंसर क्या दोगे? विसरल। ठीक है, अगली मसल कौन सी है? अगली है कार्डियक मसल। तो क्या समझ में आया? जो मसल विसरल आर्गन की दीवारों में पाई जाए उसका नाम विसरल मसल। जो मसल स्मूथ हो एपियरेंस में उसका नाम स्मूथ मसल। जो मसल वॉलेंट्री रेगुलेशन में ना हो उसका नाम इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, ये तीन नाम पड़ गए। इनवॉलेंट्री मसल क्यों है, स्मूथ मसल क्यों है और विसरल मसल क्यों है। अगली हेडिंग डालें कार्डियक मसल। अगली हेडिंग कार्डियक मसल। शुरू करें। लिख लिया बेटा? हमारे साथ ही लिखते रहा करो। कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, वही तीन क्वेश्चन। पहला क्या होगा? लोकेशन बताओ, कहाँ लोकेशन है? लोकेशन बताओ। लोकेशन है इन वॉल ऑफ हार्ट, और हार्ट की दीवारों में ही है, इसी नाते नाम रखना पड़ा क्या? कार्डियक मसल। दूसरी घटना है इसकी क्या? एपियरेंस। लिखते चलें। एपियरेंस कैसी है? तो स्ट्रियाटेड है, स्ट्रियाटेड इन एपियरेंस। तीसरा क्वेश्चन है एक्टिविटी रेगुलेशन। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हार्ट की जो कार्डियक मसल हैं वो नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहती हैं। क्यों? हम लोगों का हार्ट मायोजेनिक होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। ऑटो रेगुलेटेड होता जरूर है, लेकिन सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का सिग्नल या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का जब सिग्नल आता है तो हार्ट में चेंज आता है। इसका मतलब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है लिखेंगे नॉट अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि ये न्यूरल रेगुलेशन में है ही नहीं। ये न्यूरल रेगुलेशन में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो है कहां? अंडर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, उसमें आता है ये भी। फिर आएगा फंक्शन। तो फंक्शन में कुछ खास नहीं है। तो फंक्शन क्या होगा? तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और रिलैक्सेशन करेंगे। यहां बहुत स्पेशल एक क्वेश्चन है, नोट। जो स्पेशल सवाल है वही याद रखना है आपको। कौन सी मसल है जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है? ऐसी कोई मसल नहीं है। हमारे शरीर में कौन सा आर्गन है जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है? संभव न है। आप सोचो, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में सब हैं, बस फर्क सोचिए,
नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में कौन है? स्केलेटल। इसका मतलब नर्वस सिस्टम के इनवॉलेंट्री कंट्रोल में कौन है? विसरल मसल। तो ये भी तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में भी है। भाई आप सोचो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एसएनएस और पीएसएनएस इसकी हार्ट रेट चेंज करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है ही। किसमें नहीं है ये याद रखिएगा, ये किसमें नहीं है? डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं है। अब नोट देखो, होता क्या है, ये एक कार्डियक मसल फाइबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बहुत सारे कार्डियक मसल फाइबर ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल हो जाते हैं तो एक कार्डियक मसल बनती है। तो होता क्या है, मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल करती हैं। किसमें? तो ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, ब्रांचिंग पैटर्न में। और तो क्या बनाएंगे? टू मेक कार्डियक मसल। तो ये क्वेश्चन आपके काम का है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन सी ऐसी मसल हैं जिसमें मसल फाइबर या मसल सेल ब्रांचिंग पैटर्न में असेंबल होते हैं, तो आंसर क्या दीजिएगा? कार्डियक मसल। तो ये एक अच्छा सवाल है। एक और नोट है, कार्डियक मसल की एक पहचान है जो पिछली बार एग्जाम में आई थी, लास्ट ईयर ही पेपर में आया है। तो कार्डियक मसल में पाए जाते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क। कौन सी? इंटर कैलेटेड डिस्क। लिख लो। ये इंटर कैलेटेड डिस्क यहां नहीं लिखा है, 11th वाली एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, कौन सा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, उसमें मसल दी हैं, तो वहां लिखा हुआ है। तो इससे क्या मतलब, चाहे जहां लिखा हो याद होना चाहिए। तो इंटर कैलेटेड डिस्क किस मसल में पाई जाती हैं? तो आंसर देंगे क्या? कार्डियक मसल। पेन उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे लिखो, मसल दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है वॉलेंट्री और एक का नाम है इनवॉलेंट्री। बता दो कौन सी वॉलेंट्री है और कौन सी इनवॉलेंट्री है? तो वॉलेंट्री में सिर्फ लिखोगे कौन सी? स्केलेटल। और इनवॉलेंट्री में लिखोगे स्मूथ और कौन सी? कार्डियक। अच्छा, फिर मसल दो प्रकार की, स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड। बताओ। स्ट्रिएटेड में लिख देंगे स्केलेटल और कौन सी? कार्डियक। और नॉन स्ट्रिएटेड में कौन सी? स्मूथ। लिख लो। लिख लीजिए। आपके पास जो नोट्स है उससे टाइप ऑफ मसल एक बार पढ़ डालिए, फिर एनसीईआरटी से हम पढ़ाते हैं। पढ़ लिया? चलो एनसीईआरटी ओपन करो और हाइलाइटर निकालो।
एनसीईआरटी ओपन करें और हाइलाइटर निकालें। पहली मसल कौन सी है? स्केलेटल। लिखा है क्लोजली एसोसिएटेड है, किससे? स्केलेटल कंपोनेंट। और इनका अपीयरेंस कैसा है? स्ट्राइप्ड कहो चाहे स्ट्रिएटेड। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, तो या तो पट्टियां बनी हो तो धारियां बनी हो, तो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है। लेकिन ये अपीयरेंस कहाँ दिखाई पड़ेगा? तो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। हमको धारियां कब दिखाई पड़ेंगे? जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और इसी नाते इनका नाम क्या पड़ गया? स्ट्रिएटेड मसल। इनकी जो एक्टिविटी है वो किसके अंडर है? तो कहोगे वॉलेंट्री कंट्रोल। और वॉलेंट्री कंट्रोल किसका? नर्वस सिस्टम का। इसी नाते इनका नाम हमको रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? वॉलेंट्री मसल। ये मुख्य रूप से किसमें इन्वॉल्व है, इनका काम क्या है? तो मेन काम इनका ये है लोकोमोटरी एक्शन, लेकिन बहुत सारे और काम होते हैं जैसे चेंज इन बॉडी पास्चर। अच्छा, विसरल मसल कहाँ लोकेटेड है? तो देखो लिखा, हाईलाइट कर लीजिए, इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल आर्गन। जैसे तो जैसे कम से कम एक नाम ये लिखा है एलिमेंट्री कैनाल और एक नाम ये लिखा है, आगे ईटीसी लगा है तो दो तीन नाम हमने और आपको बता दिए हैं। जैसे आप यूट्रस याद रखेंगे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर याद रखेंगे और आइरिस याद रखेंगे। दे डू नॉट एग्जिबिट, इसमें क्या नहीं दिखता है? तो कोई भी धारियां दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो अपीयरेंस अपने आप कैसा हो जाएगा? स्मूथ। तो इसी नाते हेंस जहां लगा होता है, हेंस जहां लगा होता वहां एसर्शन रीजन बनता है। हेंस इसी नाते इनका नाम नॉन स्टेटेड मसल। इनकी एक्टिविटी किसके अंडर नहीं है? तो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो हैं किसके अंडर? तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है। वॉलेंट्री में नहीं है, बात सही है, तो हैं किस में? इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसी नाते इनका नाम फिर क्या रखना पड़ा? क्या रखना पड़ा? इनवॉलेंट्री मसल। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये क्या करती हैं? तो देखो पहली लाइन हाईलाइट करो, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? फूड को। किसमें? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? गैमीट। किसमें? जेनिटल ट्रैक्ट। दो काम लिखे, काम और भी हैं, जैसे यूट्रस में है तो चाइल्ड बर्थ करा देंगे, जैसे ब्लैडर में है तो मिक्चुरेशन करा देंगे, और प्यूपिल में है तो प्यूपिल का डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे। करा नाम ही से पता चल रहा है कि कार्डियक मसल कहाँ पाई जाएंगी। तो ये मसल ऑफ हार्ट हैं, और ये लाइन टिक कर लो, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? ढेर सारी कार्डियक मसल सेल, तो चाहे कार्डियक मसल सेल कहो और चाहे कार्डियक मसल फाइबर कहो, असेंबल करती हैं। किस मैनर में? ये लाइन आपको कहीं और लिखी नहीं मिलेगी। कार्डियक मसल फाइबर पैरेलल अरेंज होते हैं। सॉरी मसल फाइबर जब हम स्केलेटल पढ़ते हैं तो वहाँ पैरेलल अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ कैसी हैं? तो यहाँ ब्रांचिंग पैटर्न में है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कैसी हैं? तो ये भी अपने आप स्ट्रिएटेड है। और नेचर कैसा है? इनवॉलेंट्री है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी। ये क्या लिखा है? डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, लेकिन कंट्रोल तो करता ही है। किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमको डिटेल में पढ़ना है स्केलेटल मसल, तो मेन हेडिंग डालें स्केलेटल मसल। मेन हेडिंग स्केलेटल मसल, और एक डायग्राम हम बना रहे हैं, आप डायग्राम बना लीजिए। अब हम लोग मेन हेडिंग स्केलेटल मसल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में स्केलेटल मसल ही डिटेल में दिया है, बाकी ओवरव्यू में था। तो पहला सवाल यह है कि स्केलेटल मसल ऐसी कोई भी मसल जो स्केलेटन से अटैच हो, और स्केलेटन के नाम पर बोन। तो बोन से देखिए मसल अटैच है, तो नाम क्या रखना पड़ा? स्केलेटल मसल रखना पड़ा। लेकिन जैसे मान लेते ये मसल है, तो ये मसल ह्यूमरस बोन से अटैच है,
लेकिन इस मसल को इस बोन से भी अटैच किया गया है। तो किसी एक मसल को किसी दूसरी बोन से अगर अटैच करना होगा तो उसका नाम होगा टेंडन। तो ये एक अच्छा सवाल है। इसी चैप्टर में नहीं, जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसमें टेंडन दिया है। टेंडन और लिगामेंट दो चीज़ें होती हैं। तो टेंडन कनेक्ट करता है किसी मसल को किसी बोन से। एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ से टीएस काट देंगे, तो अगर टीएस काटेंगे तो आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ेगा। ये मान लेते कोई मसल है, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि मसल में कई बंडल पाए जाते हैं। एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है। किसी मसल बंडल को मसल बंडल या फाइसिकल कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो किसी भी मसल बंडल के अंदर ढेर सारे, जैसे हमने इसमें 3 बनाए, इसमें 4 बनाए, इसमें 3 बनाए हैं, ढेर सारे पाए जाएंगे मसल फाइबर। कहने को तो ये फाइबर है, लेकिन वास्तव में क्या है? ये सेल है, जिसको हम मायोसाइट कहते हैं। सारे मसल बंडल आपस में बंधे हुए हैं। सारे मसल बंडल आपस में बंधे हुए हैं किसके द्वारा? तो कहोगे कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, और उसी कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू का नाम फैसिया। तो सिर्फ 2 बातें बताई हैं। ऐसी कोई भी मसल जो बोन से अटैच है वो स्केलेटल मसल है। उस मसल को किसी दूसरी बोन से अगर अटैच करना है तो टेंडन है। मसल के अंदर ढेर सारे मसल बंडल पाए जाते हैं और मसल बंडल का नाम फैसिकल होता है। सारे मसल बंडल आपस में बंधे रहते हैं किसके द्वारा? कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, नाम उसका फैसिया होता है। किसी एक मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर या ढेर सारी मसल सेल या मायोसाइट पाई जाती है। अब किसी एक मसल फाइबर का ये डायग्राम बना है, तो अगर कहने को तो ये फाइबर है, लेकिन है क्या? सेल। और अगर सेल है तो सेल की बेसिक प्रॉपर्टी होंगी, जैसे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जितनी चीज़ें सेल में होती हैं वो सब हमको यहाँ मिलेंगी। जैसे यहाँ सबसे बाहर हमको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस नाम बदल के क्या हो गया? सार्कोलेमा हो गया। तो नाम बदल देने से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक बात, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, बस नाम बदल के क्या हो गया? सार्कोप्लाज्म। और खास बात, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं न्यूक्लियस, बस यहाँ चेंज आया। चेंज ये हो गया कि किसी एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। जब कभी किसी सेल के साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है तो उस कंडीशन को कहते क्या हैं? तो उसको सिंसाइशियल कहते हैं। तो जो इसका साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म है वो किस नेचर का है? सिंसाइशियल नेचर का है। और सिंसाइशियल का मतलब क्या होता है? ढेर सारे न्यूक्लियस। कहीं इससे अलावा इससे पहले एनसीईआरटी में कहाँ दिया है? और तो जब सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, वो सिंसाइशियल। कोकोनट मिल्क जैसे वो भी क्या है? सिंसाइशियल। तो सिंसाइशियल का मतलब ऐसी कोई कंडीशन जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? ज़्यादा। तो ये स्केलेटल मसल की पहचान है कि उसके सार्कोप्लाज्म के हालात क्या होते हैं? सिंसाइशियल। और देखें, और ध्यान से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, बस नाम बदल के क्या रख दिया गया? सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया दुनिया में कहीं भी हो काम एक ही करता है, क्या? एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी कौन देगा, तो आंसर क्या देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। अच्छा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, फिर नाम बदल गया, नाम बदल के क्या हो गया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है तो इसी से क्या निकल के आता है? कैल्शियम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम कौन रिलीज करेगा? आंसर देंगे क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी नाते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम,
तो स्केलेटल मसल की स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कौन है? तो आंसर हम क्या देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक कुछ विशेष नहीं मिला है, अब इसके बाद विशेष होगा। पहले से ही पता है कि मसल फाइबर कंट्रेक्टाइल होती हैं। तो कैसे कंट्रेक्टाइल होती हैं? तो किसी भी मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे पैरेलली अरेंज, देखो पैरेलल अरेंज है, ढेर सारे पैरेलली अरेंज कंट्रेक्टाइल फिब्रिल पाए जाते हैं। उन्हीं का नाम मायोफिब्रिल या क्या कहोगे, मायोफिलामेंट। यही असली चीज है। मसल की जो कंट्रेक्टाइल नेचर है वो इसी किसके नाते आया? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। फिर से सुन लेते हैं, 5 पॉइंट लिख लेंगे। कहने को तो स्केलेटल मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल है, बंडल के अंदर मसल फाइबर है। फाइबर में 5-6 क्वेश्चन है। पहला सवाल, बाहर बाहर है सार्कोलेमा, अंदर है सार्कोप्लाज्म, वो है सिंसाइशियल। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सार्कोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। सबसे काम की चीज है, इसमें पाए जाते हैं पैरेलली अरेंज क्या? कंट्रेक्टाइल फिलामेंट, और उन्हीं कंट्रेक्टाइल फिलामेंट का नाम क्या है? मायोफिलामेंट या क्या कहते हो? मायोफिब्रिल। तो हम जो लिख रहे हैं जरा उसको लिख लीजिए, जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही लिख डालिए। किसी भी मसल या ईच मसल में क्या होते हैं? तो कहोगे मेनी मसल, लिखते चलें हमारे साथ, मसल बंडल होते हैं, या हम क्या कहेंगे? फैसिकिल होते हैं। और किसी भी, ये सारे मसल बंडल फैसिकिल आपस में जुड़े रहते हैं, हेल्ड टुगेदर बाई। तो आंसर क्या देंगे? कॉमन, लिखते चलें बेटा, कोलेजिनस कनेक्टिव क्या? टिश्यू। और इसी कनेक्टिव टिश्यू को कहते क्या हैं? फैसिया। वापस, किसी भी मसल बंडल, ईच मसल बंडल में क्या होते हैं? तो किसी भी मसल बंडल में ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? मसल फाइबर। और किसी भी मसल फाइबर किसी भी मसल फाइबर की क्या पहचान है? तो पहचान ये है कि ये लाइन होता है किसके द्वारा? सार्कोलेमा, जो इनक्लोज करता है किसको? दैट इनक्लोज सार्कोप्लाज्म। और उसका नेचर कैसा है? सिंसाइशियल। और क्यों सिंसाइशियल है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना। अच्छा, मसल फाइबर में ही पाया जाता है क्या? सार्कोसोम। और जो क्या है, ये वास्तव में है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या करेगा? प्रोड्यूस एनर्जी काहे के लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अच्छा, एक और चीज यहां पाई जाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? तो कहोगे स्टोर हाउस।
हाउस कौन है? आंसर क्या देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई बताएगा ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER की SER? तो ये RER नहीं होगी, ये क्या होगी? SER। तो हो सकता है आपसे पूछ ही ले ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, किसी भी मसल फाइबर में पाए जाते हैं मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, क्या होते हैं? तो ये कंट्रेक्टाइल फिलामेंट हैं। कंट्रेक्टाइल फिलामेंट कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन कहां? सार्कोप्लाज्म, एक क्वेश्चन। और दूसरा सवाल है पैरेलल अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। तो कंट्रेक्टाइल फिलामेंट होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं, नाम क्या है? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। अब हमको मायोफिलामेंट के अंदर पढ़ना है कि मायोफिलामेंट कैसे बनता है। अब हेडिंग डालिए मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। पढ़े बेटा? तो हेडिंग डालें मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, और इसमें भी एक डायग्राम बनना है। तो पहले ये देखिए क्या है। तो स्थिति यह है कि सबसे पहले थी मसल, मसल के अंदर मसल बंडल, बंडल के अंदर मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल। ये एक मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल बना है। तो पहला सवाल यही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी मायोफिलामेंट में अल्टरनेट एक लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। तो अल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क बैंड मिलेंगे। पहला सवाल है कि ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड क्यों दिखाई पड़ेंगे? इसका आंसर ये है क्योंकि और ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम दिखाई पड़ेगा। तो दिखाई क्या पड़ेगा? ऐसे है, एक्टिन फिलामेंट है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन होगा, तो फिर मायोसिन, फिर मायोसिन, एक्टिन, ऐसे चलेगा। तो एक्टिन और मायोसिन अल्टरनेट पाए जाते हैं, इसी नाते अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। और ध्यान से देखेंगे जो लाइट बैंड है उसमें ज्यादातर इस एरिया में कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं? एक्टिन फिलामेंट। और जो डार्क बैंड है उसमें कौन से फिलामेंट दिख रहे हैं? मायोसिन फिलामेंट। तो लाइट बैंड में एक्टिन होते हैं, डार्क बैंड में मायोसिन होते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो एक्टिन फिलामेंट पतले बने हैं जबकि मायोसिन फिलामेंट मोटे बने हैं। इसी नाते एक्टिन फिलामेंट को थिन और मायोसिन फिलामेंट को थिक कहते हैं। चाहे एक्टिन हो चाहे मायोसिन हो, ये दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के और मायोसिन फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे लाइनें खींची हैं, तो अगर ऐसे ऐसे लाइनें खींची होंगी तो आपको क्या दिखाई पड़ जाएंगी? धारियां नजर आने लगेंगी।
तो स्केलेटल मसल का जो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है वो किसके चक्कर में है? तो कहोगे एक्टिन और मायोसिन का जो ये अरेंजमेंट है, अगर एक्टिन और मायोसिन ऐसे ऐसे पड़ी होती तो, अगर एक्टिन मायोसिन ऐसे पड़ी होती तो क्या धारियां नजर आती? ना नजर आती। एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट कैसा है? तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती हैं और रॉड लाइक है, लंबाई की दिशा में पाई जाती हैं। लंबाई की दिशा को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन कैसे हैं? तो कहोगे रॉड लाइक हैं, पैरेलल हैं और लंबाई मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर पाई जाती हैं। और इसी अरेंजमेंट के चक्कर में क्या नजर आ जाती हैं? धारियां नजर आती हैं। तो ये आया हुआ सवाल है, स्केलेटल मसल में स्ट्रिएशंस या स्ट्रिएटेड अपीयरेंस क्यों है? तो कहोगे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट या एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है उसी चक्कर में क्या बन गई हैं? धारियां बन गई हैं। एक और आखिरी सवाल, लाइट बैंड का ही दूसरा नाम आई बैंड है और डार्क बैंड का ही दूसरा नाम ए बैंड है। आई का फुल फॉर्म है आइसोट्रॉपिक, लिखिएगा नहीं, और ए का फुल फॉर्म है एन आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए। तो इसका सिर्फ इतना मतलब, में से मान लेते हैं कि ये लाइट बैंड है, या यहां से आप पूरा बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। ध्यान से देखिएगा, लाइट बैंड की स्थिति ये होती है कि जैसा किनारे होगा वैसे बीच में होगा, वैसा ही किनारे, मतलब पूरा लाइट बैंड एक जैसा होगा। लेकिन डार्क बैंड को जब ध्यान से देखेंगे तो डार्क बैंड के किनारे ज्यादा डार्क होते हैं और बीच का हिस्सा कम डार्क। तो डार्क बैंड की जो डार्कनेस है वो एक जैसी नहीं होती है, इसी नाते इसका नाम एन आइसोट्रॉपिक। और लाइट बैंड की लाइटनेस एक जैसी होती है, इस नाते नाम क्या पड़ गया? आइसोट्रॉपिक। तो चाहे लाइट कहो, चाहे आई कहो, चाहे आइसोट्रॉपिक कहो, और चाहे डार्क कहो, चाहे एन आइसोट्रॉपिक या क्या कहो, ए बैंड कहो। फिर फाइनल कंक्लूजन है, लाइट बैंड कहो, चाहे आई बैंड कहो, चाहे आइसोट्रॉपिक बैंड कहो, उसमें कौन से फिलामेंट है? तो उसमें एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट है। डार्क बैंड कहो, चाहे ए बैंड कहो, चाहे एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहो, उसमें कौन से हैं? तो कहोगे मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन की तुलना करेंगे तो एक्टिन फिलामेंट पतले होते हैं, मायोसिन फिलामेंट मोटे होते हैं। इसी नाते एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट कहते हैं। अब इसी डायग्राम, ये ऐसे डायग्राम बना है, इसको ऐसे कर देते हैं और सामने से देखेंगे। इसी डायग्राम को ऐसे कर दिया जाए और सामने से देखा जाए तो ये दिखाई पड़ेगा। अब ऐसा कैसे दिख रहा है? तो मान लेते हैं कि ये एक मायोसिन फिलामेंट है पेन, और ये एक एक्टिन फिलामेंट है। तो एक एक्टिन यहां होगा, एक एक्टिन यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, ऐसे एक्टिन फिलामेंट सर्कल बना लेगा। तो किसी एक मायोसिन फिलामेंट के चारों तरफ कितने एक्टिन पाए जाएंगे? 6। और किसी एक एक्टिन के चारों तरफ, तो एक्टिन के चारों तरफ क्या पाए जाएंगे? 3 मायोसिन। तो ये व्यू दूसरा है, आप सामने से देख रहे हैं, सेंटर में एक मायोसिन है और 6 क्या लगे होंगे? एक्टिन लगे होंगे। सेंटर में एक एक्टिन है तो 3 क्या लगे होंगे? मायोसिन। एक एक्टिन के चारों तरफ कितने मायोसिन? 3 मायोसिन। और एक मायोसिन के चारों तरफ कितने एक्टिन? 6 क्या पाए जाते हैं? एक्टिन। अब इसी डायग्राम का व्यू बदल दीजिए तो आपको ये दिखाई पड़ने लगेगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर? फिर से सुन लेते, इतना लिख लेते, फिर 3 क्वेश्चन है। और किसी भी मायोफिलामेंट में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, क्यों? तो ड्यू टू अल्टरनेट प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। दूसरा सवाल, किसी भी मायोफिलामेंट पर या स्केलेटल मसल पर स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होते हैं, क्यों? तो कहोगे अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट कैसा है? तो कहोगे रॉड लाइक है, पैरेलल है और लंबाई की दिशा में है। और ध्यान से देखोगे तो जो लाइट बैंड है उसी का नाम आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, और जो डार्क बैंड है उसका नाम ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड है।
लाइट बैंड में कौन से फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है, और डार्क बैंड में कौन से फिलामेंट है, तो आंसर क्या देंगे, मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अगर एक एक्टिन की बात करेंगे तो उसके तीन तरफ मायोसिन पाए जाएंगे, और एक मायोसिन की बात करेंगे तो तीन तरफ एक्टिन पाए जाएंगे। तो जरा बताओ, एक्टिन फिलामेंट ज्यादा है कि मायोसिन फिलामेंट? एक्टिन फिलामेंट की संख्या ज्यादा है कि मायोसिन फिलामेंट की संख्या ज्यादा है? तो आंसर देंगे एक्टिन फिलामेंट की संख्या ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन जरा सा चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी प्रोटीन ज्यादा है, एक्टिन प्रोटीन ज्यादा है कि मायोसिन? तो मायोसिन कहेंगे, क्यों? क्योंकि मायोसिन के फिलामेंट थिक फिलामेंट है, उसमें ज्यादा प्रोटीन लगी होगी। तो आया हुआ सवाल है, स्केलेटल मसल में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आंसर देंगे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, मायोसिन है। तो मोस्ट एबंडेंट मिनरल कौन सा होगा? मोस्ट एबंडेंट मिनरल हम जान रहे हैं, आपके मन में कैल्शियम चल रहा होगा, कैल्शियम नहीं है। मसल के सार्कोप्लाज्म में सबसे ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा मिलेगा, पोटेशियम। तो अभी तक जितना पढ़ा पहले इसको लिख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और है, बाद देख लेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, जो लिख रहा है उसको हमारे साथ ही लिखेंगे। मायोफिलामेंट में क्या पाएंगे, अल्टरनेट, क्या, लाइट एंड डार्क बैंड। और क्यों पाए जाएंगे, बी बाई सी का मतलब बिकाज, क्यों पाए जाएंगे? तो कहोगे बिकाज अल्टरनेट प्रेजेंस है किसका, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा सवाल, स्केलेटल मसल में क्या मिलते हैं, स्ट्रियासंस मिलते हैं, धारियां। ये आया हुआ सवाल है, क्यों मिलते हैं? तो कहोगे ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ क्या, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये ले लो। ठीक, एक और क्वेश्चन, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की खास बात यह है कि ये बने होते हैं किसके, मेड अप ऑफ क्या, स्पेशल प्रोटीन। कौन सी, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये कैसे अरेंज होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की खास बात यह है कि ये रॉड लाइक होते हैं, दूसरा पैरेलल अरेंज होते हैं, और तीसरा एलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल क्या कहोगे, एक्सिस होते हैं। इसमें से एक्टिन का फिलामेंट कैसा होता है बेटा, थिन होता है, और मायोसिन का फिलामेंट कैसा होता है, थिक होता है। अगर हम नंबर की बात करें तो क्या होगा, तो कहोगे एक्टिन का नंबर ज्यादा होगा, किससे, मायोसिन से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ
मसल, तो क्या बताओगे? तो आंसर देंगे मायोसिन। क्या आंसर देंगे? मायोसिन। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट पूछ लेगा ऑफ मसल, तो पोटेशियम दीजिएगा। इतना लिख लो तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखेंगे, इतना हिलते डुलते सब लोग काहे रहते हो? कैसे ऑपरेशन करोगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लो कोई 4-5 घंटे का ऑपरेशन हो गया तो मरीज की खैर ही नहीं है। मतलब 2 घंटे ढंग से बैठ के पढ़ नहीं सकते हो। ब्लैडर मोस्ट स्ट्रेचेबल ऑर्गन ऑफ बॉडी है, ठीक है, चाहे जितना हो जाए ब्लैडर में जगह बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, कैसे मतलब डॉक्टर बनने जा रहे हो, कुछ तो सीरियस हो जाओ। तो बने कहाँ हैं? छूट गया क्या? लिख लिया? बहुत स्लो लिख रहे हो, थोड़ा हमारे साथ ही लिखते रहा करो। चाहे कहो लाइट बैंड, चाहे कहो आई बैंड, और चाहे कहो आइसोट्रॉपिक बैंड, क्या पहचान है इसकी? तो लाइट बैंड या आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड की पहचान है एक्टिन फिलामेंट, या क्या कहोगे थिन फिलामेंट। और डार्क बैंड कहो चाहे ए बैंड कहो चाहे एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहो, क्या पहचान है? मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। डायग्राम आपके पास बना है। लाइट बैंड को अगर ध्यान से देखोगे तो उसके सेंटर में, और डार्क बैंड को ध्यान से देखोगे तो उसके भी सेंटर में कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एक्टिन फिलामेंट किससे अटैच होते हैं और ये किससे अटैच होते हैं? तो एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं जेड लाइन से, और ये अटैच होते हैं एम लाइन से। अब ये क्या है, अब देख लेते हैं। लाइट बैंड के एक्टिन फिलामेंट किस से अटैच होते हैं? तो जेड लाइन से। और डार्क बैंड के मायोसिन फिलामेंट किससे अटैच होते हैं? तो कहोगे एम लाइन। अब ये जेड लाइन और एम लाइन क्या है पहले देख लेते हैं, फिर लिखेंगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, 3 क्वेश्चन है केवल। देखें इधर, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये लाइट बैंड है, और लाइट बैंड का ये सेंटर है। लाइट बैंड के सेंटर में क्या पाई जाती है? जेड लाइन। इसी तरीके से ये यहां से लेके यहां तक क्या है? डार्क बैंड है, और उसके सेंटर में क्या पाई जाती है? एम लाइन। फिर आगे फिर लाइट बैंड होगा तो फिर से क्या मिलेगी? जेड लाइन।
जेड लाइन से कौन से फिलामेंट अटैच हैं, एक्टिन, और एम लाइन से कौन से फिलामेंट अटैच हैं, मायोसिन। दो क्वेश्चन तो यही हो गए। जेड लाइन और एम लाइन में क्या अंतर है, तो अंतर ध्यान से सुने, एनसीईआरटी में लिखा है, जल्दी में दिखता नहीं है। जो जेड लाइन है वो इलास्टिक फाइबर होता है, जो जेड लाइन है वो इलास्टिक फाइबर होता है, जबकि जो एम लाइन है वो मेम्ब्रेन होती है, थिन फाइबरस मेम्ब्रेन। तो इसमें से कौन इलास्टिक फाइबर है, कहोगे जेड लाइन, और कौन मेम्ब्रेन है, तो आंसर दोगे क्या, एम लाइन। एक और क्वेश्चन, किसी भी मायोफिलामेंट पर अल्टरनेट एक्टिन मायोसिन पाए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट जेड लाइन एम लाइन, जेड लाइन एम लाइन, जेड लाइन एम लाइन मिलेगा। तो किसी मायोफिलामेंट पर दो लगातार जेड लाइन के बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं सार्कोमियर, और इसी को कंट्रैक्शन यूनिट या फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, आराम से सुनेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल क्या है, आंसर देंगे सार्कोमियर। लेकिन जरा सा चेंज करेगा, आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, तो सार्कोमियर नहीं लगाएंगे, आंसर आएगा मसल फाइबर। स्ट्रक्चरल यूनिट पूछेगा तो मसल फाइबर, और फंक्शनल यूनिट पूछेगा तो आराम से क्या बताओगे, सार्कोमियर। किसी सार्कोमियर में क्या क्या होता है, तो कहोगे एक सार्कोमियर में एक पूरा का पूरा क्या होता है, ए बैंड, और दो आधे, आधा ये और आधा ये क्या, आई बैंड। तो किसी सार्कोमियर में क्या होता है, तो कहोगे कंप्लीट डार्क बैंड होता है, और दो आधे आधे क्या होते हैं, आई बैंड होते हैं। आखिरी सवाल, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है, मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही होती, तब देखो क्या होता है। ये है थिन फिलामेंट और ये है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के किनारे ओवरलैप कर गए हैं। जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो थिक फिलामेंट का किनारा, थिन फिलामेंट का किनारा आपस में क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। ये ओवरलैपिंग कहां हुई है, लाइट बैंड में कि डार्क बैंड में, तो देखो ये ओवरलैपिंग है, यही तो ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैपिंग कहां हुई है, तो जरा सोचो, जहां जितने एरिया में ओवरलैपिंग हो गई होगी वहां डार्कनेस ज्यादा होगी, और जहां ओवरलैपिंग नहीं होगी वहां डार्कनेस कम होगी। जो बीच का नॉन ओवरलैप एरिया है उसी का नाम क्या है, एच जोन। तो एच जोन क्या है, तो कहोगे नॉन ओवरलैप एरिया किसके बीच, कहोगे एट द सेंटर ऑफ ए बैंड। इसी ए बैंड के जो किनारे हैं उसमें क्या कर गया है, ओवरलैप। ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में। ध्यान से देखिएगा, ये है मायोसिन फिलामेंट, ये है एक्टिन फिलामेंट, इतनी ओवरलैपिंग है। कब, जब रेस्टिंग स्टेट है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो इधर चला आएगा। तो बताओ ओवरलैपिंग बढ़ी कि घटी, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक्टिन फिलामेंट यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो बताओ ओवरलैपिंग बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। तो एच जोन, एच जोन क्या होता जाएगा भाई, अभी एच जोन इतना है, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एच जोन क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ओवरलैपिंग बढ़ती चली जाती है। इतनी बातें हैं, फिर से सुन लेते हैं, फिर सब लिख लेंगे। एक है जेड लाइन और एक है एम लाइन। जेड लाइन क्या है, तो कहोगे इलास्टिक फाइबर है, कहां, एट सेंटर ऑफ आई बैंड, और इसी से क्या अटैच है, थिन फिलामेंट। एम लाइन क्या है, ये थिन फाइबरस मेम्ब्रेन है, कहां, एट सेंटर ऑफ ए बैंड, इससे क्या अटैच है, मायोसिन। किसी मायोफिलामेंट पर दो लगातार जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, उसी को कॉन्ट्रैक्शन या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सार्कोमियर में एक पूरा का पूरा डार्क बैंड और दो आधे लाइट बैंड होते हैं। जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तब क्या होता है,
डार्क बैंड के जो किनारे हैं वहां पर थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप करते हैं, बीच में ओवरलैप नहीं करते हैं। जो नॉन ओवरलैप एरिया है उसका नाम एच जोन, जो नॉन ओवरलैप एरिया उसका नाम एच जोन होता है। ठीक, एक और क्वेश्चन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब क्या होता है, तो ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, तो एच जोन धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, लिखने से पहले एक सवाल देख लीजिए फिर लिखिए। देखिए एग्जामिनर ने दिमाग लगा करके बहुत बढ़िया सवाल बना दिया है। कोई किसी की मदद नहीं करेगा न मदद लेगा, अपना करेंगे। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 15। क्या बताओगे? क्यों, पहले में कोई दिक्कत है? जब ये सवाल आया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें पहला आंसर लगा दिया था। अभी क्या है, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल ताजा पढ़ा हुआ है तो आसान लग रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एच जोन क्या है तो रियल में क्या है, तो रियल में कहोगे नॉन ओवरलैप एरिया है, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। नॉन ओवरलैप वाला कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। तो देखो दूसरा नजरिया देखो क्या है। ये कहो ना कि इस एक्टिन फिलामेंट और इस एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो जगह है वही तो एच जोन है। तो कह सकते हो ये गैप है किसके बीच, एक्टिन फिलामेंट के बीच। कहा? डार्क बैंड में। डार्क बैंड में जो दो एक्टिन फिलामेंट आते हैं उसके बीच में जो गैप है उसी का नाम क्या पड़ गया, एच जोन। तो एच जोन की दो डिफिनीशन हो गई। पहली डिफिनीशन, नॉन ओवरलैप एरिया एट सेंटर ऑफ डार्क बैंड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहो, दूसरा कहो ये गैप है किसके बीच, एक्टिन फिलामेंट एट सेंटर ऑफ डार्क बैंड। अब लिख रहा हूं, आप लिख डालिए। जेड लाइन बताओ क्या है? ये है इलास्टिक फाइबर। कहां? एट सेंटर ऑफ लाइट बैंड। और इसी से क्या अटैच है, क्या अटैच है, एक्टिन फिलामेंट। और एम लाइन बेटा क्या है, तो एम लाइन है थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। क्या है? थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। कहां है? एट सेंटर ऑफ डार्क बैंड। और इससे क्या अटैच है, मायोसिन फिलामेंट। लिखते चले। तो ये बहुत अभी आसान है, कौन फाइब्रस मेम्ब्रेन है और कौन इलास्टिक फाइबर है। तो जेड लाइन क्या है, इलास्टिक फाइबर है, और एम लाइन क्या है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में एग्जामिनर दे सकता है। तो सार्कोमियर क्या है, तो कहोगे मायोफिलामेंट पर वो लंबाई
जो दो लगातार जेड लाइन, केम लाइन, जेड लाइन के बीच, और उसमें क्या क्या होता है, एक पूरा का पूरा ए बैंड और दो आधे आई बैंड। बढ़े आगे। लिखते चलें। सार्कोमियर, ये मायोफिलामेंट पर लंबाई है किसके बीच, बिटवीन दो, क्या, सक्सेसिव का मतलब लगातार, कौन सी, जेड लाइन। इसी को, इसमें होता क्या क्या है, तो वन, एक पूरा का पूरा क्या, ए बैंड, और दो हाफ क्या होते हैं, आई बैंड। इसी को कहते हैं फंक्शनल यूनिट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्ट्रक्चरल यूनिट, तो आंसर क्या दीजिएगा, कहां लिखा है, इसी चैप्टर की समरी में लिखा है। अभी चाहे पलट के देख लीजिए, समरी में ये लाइन लिखी है, मसल फाइबर क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एच जोन क्या है, फुल फॉर्म नहीं बताओगे, हमारा जोन है, हमारा एच का मतलब हैंसन, क्या नाम है, हैंसन जोन। ये क्या है, तो कहोगे नॉन ओवरलैप एरिया, कहां, एट सेंटर ऑफ डार्क बैंड, या इसको क्या कहो, तो ये सेंट्रल गैप है किसके बीच, बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, कहां, एट सेंटर ऑफ, लिखते चलें, डार्क बैंड। एच जोन की खास बात यह है कि एच जोन या तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, या तो खत्म ही हो जाएगा। कब, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, एट रेस्टिंग स्टेट, जब मसल रेस्टिंग स्टेट में होती है तब, बताओ क्या होता है, तो थिन फिलामेंट के किनारे थिक फिलामेंट के किनारों से ओवरलैप करते हैं, कहां, डार्क बैंड के सेंटर में कि डार्क बैंड के किनारे, डार्क बैंड के किनारे, तो बीच में क्या रह जाता है, नॉन ओवरलैप, नाम क्या, एज जोन। एज ऑफ थिन फिलामेंट ओवरलैप किससे, थिक फिलामेंट, कहां, एट साइड ऑफ डार्क बैंड।
और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ओवरलैपिंग बढ़ेगी कि घटेगी? एट मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या कहोगे? ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। पहले था मसल, मसल के अंदर मसल बंडल, बंडल के अंदर मसल फाइबर, फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल और मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। अब एक्टिन फिलामेंट के अंदर देखना है और मायोसिन फिलामेंट के अंदर, बहुत अंदर मत चले जाइएगा, है ना, काफी अंदर जा चुके हैं। पहले मसल, फिर बंडल, फिर फाइबर, फिर मायोफिलामेंट, अब उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जरा एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। और हाइलाइटर निकाल लीजिए, थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। बोले ये बताओ, सार्कोमियर दो लगातार जेड लाइन के बीच की दूरी है, कहां? मसल फाइबर पर? मसल फाइबर पर नहीं, मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट पर है, ना कि मसल फाइबर पर है। चलो एनसीईआरटी ओपन करो, यहां से शुरू करेंगे। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल, जितनी ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल हैं वो बनी होती हैं नंबर ऑफ मसल बंडल या फैसिकल, जो हेल्ड टुगेदर होते किससे? कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, नाम क्या? फैसिया। और किसी भी मसल बंडल में पाए जाएंगे नंबर ऑफ मसल फाइबर। ईच यहां लिखा है। आगे पढ़ने से पहले डायग्राम जरा देख लेते हैं। डायग्राम में लेबलिंग याद रखिएगा। देखिए एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, तो ये मसल बंडल हो गया, इसको हम फैसिकल कहते हैं। किसी एक मसल बंडल में ढेर सारे क्या होंगे? मसल फाइबर। तो देखो एक ये, एक ये, एक ये, तीनों को मिला करके क्या कह दिया? मसल फाइबर, चाहे क्या कहो मसल सेल। और मसल फाइबर या मसल सेल पर क्या पाया जाएगा? सार्कोलेमा। तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये नाम और इस नाम में कंफ्यूजन है। तो देखो ये बिल्कुल किनारे से नाम है, किनारे से है तो इसका मतलब क्या बता रहा है? सार्कोलेमा। और सेंटर से बता रहा है तो क्या बता रहा है? मसल फाइबर। जब आएगा ये डायग्राम एग्जाम में तो पहचानिएगा, ये मसल फाइबर और ये क्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है क्या? ब्लड कैपिलरी। डाउट केवल यही होने वाला है, कौन सार्कोलेमा है, कौन मसल फाइबर है। तो सार्कोलेमा कौन सा है? जो बिल्कुल लाइन से है वो क्या है? सार्कोलेमा। और जो सेंटर से वो क्या है? मसल फाइबर। ईच यहां लिखा है तो वो ईच यहां लिख दीजिए। यहां लिख दीजिए तो लाइन क्लियर रहेगी। ईच क्या? ईच मसल फाइबर लाइन बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस नाम बदल के क्या लिख दिया? सार्कोलेमा। और इसके अंदर क्या होगा? सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर का नेचर कैसा है? सिंसाइसियम। क्यों? सार्कोप्लाज्म में क्या पाई जाती है? ढेर सारी न्यूक्लियाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल दिया, क्या रख दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक कर दिया। ये टिक कर लो, हाईलाइट कर लो। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यहां से हाईलाइट करेंगे, पैरेलली अरेंज फिलामेंट। कहां पड़े होंगे? नाम क्या?
मायोफिलामेंट या क्या नाम, मायोफिब्रिल। किसी भी मायोफिब्रिल को देखोगे तो क्या मिलेगा, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड। अगर डिटेल स्टडी देखोगे किसकी, मायोफिब्रिल, तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा, इस्टेब्लिश का मतलब निश्चित सुनिश्चित हो जाएगा, क्या हाईलाइट करो, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। और जहां ड्यू टू लिखा होगा वहां एसर्शन रीजन बनेगा। ड्यू टू का मतलब एक कारण बताया जा रहा है, तो ड्यू टू पैटर्न या अरेंजमेंट किसका, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कौन सी, एक्टिन और मायोसिन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। स्ट्रिएशंस कहां से आई, या स्ट्रिएशंस का क्या कारण है, तो कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कौन सी, फिर लाइट बैंड में क्या पाया जाएगा, एक्टिन, और उसका नाम आई या फुल फॉर्म, आइसोट्रॉपिक, क्यों, एक जैसा होता है। और डार्क बैंड का नाम ए बैंड या आयन आइसोट्रॉपिक। आयन आइसोट्रॉपिक क्यों, एक जैसा नहीं होता है। अच्छा, ये एक जैसा क्यों नहीं होता है, वो यहां दिख रहा है। ये देखो, ये डार्क बैंड है यहां से लेके यहां तक, डार्क बैंड के किनारे ज्यादा डार्क हैं और डार्क बैंड का सेंटर कम डार्क है, क्यों, तो भाई किनारे ओवरलैपिंग है ना, किनारे ओवरलैपिंग है, इस नाते ज्यादा डार्क है, और सेंटर में ओवरलैपिंग नहीं है तो डार्कनेस कम है। हाँ, ए बैंड में क्या मिलेगा, मायोसिन। दोनों प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है, हाईलाइट करिए। सब लिखे एनसीईआरटी में लिखा सब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से है, और उसी फ्लो में दिमाग में रखिए। रॉड लाइक है, ठीक है, और कैसा है, पैरेलल टू ईच अदर, और कैसा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, किसका, मायोफिब्रिल का। बस फर्क यह है कि जो एक्टिन का फिलामेंट है वो थोड़ा पतला है, किसकी तुलना में, मायोसिन। हेंस जहां लिखा होगा वहां क्या बनेगा, एसर्शन रीजन। तो इस नाते उसका नाम थिन और उसका नाम थिक। इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, ये देखो क्या लिखा है, इलास्टिक फाइबर का नाम जेड लाइन, जो इसको दो हिस्सों में काट रही है। तो जो थिन फिलामेंट है वो मजबूती से अटैच है किससे, जेड लाइन से। जबकि थिक फिलामेंट कहाँ है, एक बैंड में, और वो भी सब आपस में हेल्ड हैं बीच में, किसके द्वारा, तो ये देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। नाम क्या रखोगे, एम लाइन। एम लाइन का फुल फॉर्म है मीजोफ्राग्म। मीजोफ्राम, जो बीच में हो उसका नाम मीजोफ्राग्म। ए और आई बैंड अरेंज होते कैसे, अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। वो पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल जो किसके बीच हो, दो लगातार जेड लाइन के बीच हो, उसका नाम, उसको कहेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसी का नाम सार्कोमियर। किस स्टेट में, किस स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में। देखो एजेज का मतलब होता है किनारे, किसके, थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट क्या कर गए, पार्शियली ओवरलैप की टोटली ओवरलैप, पार्शियली ओवरलैप कर गए, किससे, फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट। तो क्या छोड़ दिया, सेंट्रल पार्ट छोड़ दिया। तो जो सेंट्रल पार्ट है किसका, थिक फिलामेंट का, जो कैसा है, नॉन ओवरलैप, किससे, थिन फिलामेंट से, उसका नाम क्या रखोगे, उसका नाम एच जोन रखेंगे। डायग्राम देख लो, ये क्लियर है, यहां भी देख लो, यहां से लेके यहां तक ए बैंड है, ये देखो इतना ओवरलैपिंग हो रही है, बीच में ओवरलैप नहीं है, उसका नाम एच जोन। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब है अब हमको एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। हेडिंग डाले, स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, और डायग्राम बना लीजिए। आज डायग्राम का दिन है। पहली हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और डायग्राम बना लीजिए।
एनसीईआरटी में हेडिंग है, अब कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। एनसीईआरटी में हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, और दो प्रोटीन, एक एक्टिन और मायोसिन। कुछ क्वेश्चन एक्टिन के और कुछ क्वेश्चन मायोसिन के। देखो जरा, अगर हम एक्टिन के फिलामेंट की बात करें, जिसको ऐसे केवल एक लाइन खींच दिया था, वैसे लाइन है नहीं। वास्तव में एक्टिन के फिलामेंट को बनाने में 3 प्रकार की प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। इसमें ट्रोपोमायोसिन भी इन्वॉल्व है, इसमें एफ एक्टिन भी इन्वॉल्व है और ट्रोपोनिन भी। तो 2 फिलामेंट लगे होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, और 2 ही फिलामेंट लगे होते हैं किसके, एफ एक्टिन के, और बीच बीच में लगे होते हैं क्या, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। तो जो ये एक लाइन खींच दिए थे, उसमें एक लाइन नहीं थी, उसमें 2 फिलामेंट किसके थे, ट्रोपोमायोसिन के, जो हेलिकली एक दूसरे के साथ थे। उसी के साथ 2 फिलामेंट लगे थे किसके, एफ एक्टिन के, और बीच बीच में क्या थे, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कुछ क्वेश्चन है, जैसे जो एफ एक्टिन है, इसका फुल फॉर्म फिलामेंटस एक्टिन है, ये बनती कैसे है, तो पॉलीमराइजेशन करते हैं किसका, जी एक्टिन, और जी एक्टिन का फुल फॉर्म ग्लोब्यूलर एक्टिन है। जैसे यहाँ हमने 3 जी एक्टिन अलग अलग दिखाया और तीनों जुड़ गए तो क्या बन गया, एफ एक्टिन बन गया। असली सवाल इसका है ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। किसी प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स तब कहते हैं जब उस प्रोटीन को बनाने में छोटी छोटी प्रोटीन जुड़ी होती हैं। अगर 3, 4, 5 प्रोटीन मिलकर एक बड़ी प्रोटीन बनाए तो छोटी छोटी प्रोटीन को सब यूनिट कहते हैं। तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में पाई जाती हैं सब यूनिट, और जो सब यूनिट है वो कौन सी हैं, तो कहोगे वो 3 है, एक सी पार्ट है, एक आई पार्ट है और एक टी पार्ट। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये कहाँ पाई जाएगी, तो कहोगे ट्रोपोमायोसिन पर पाई जाएगी। और खास बात यह है कि इस ट्रोपोनिन और इस ट्रोपोनिन के बीच में जो ये दूरी होगी वो बराबर होगी, एट रेगुलर इंटरवल होगा, निश्चित दूरी पर पाए जाएंगे। ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हैं। ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल पर पाया जाएगा और किसके ऊपर होगा, ट्रोपोमायोसिन पर पाया जाएगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें यहां भी और हैं। मायोसिन के फिलामेंट की बात करें तो मायोसिन का फिलामेंट भी पॉलीमराइज्ड फिलामेंट होता है। बनता कैसे है, तो कहोगे पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर। बस मायोसिन फिलामेंट का जो मोनोमर है वो मीरोमायोसिन है। तो आपके पास शब्द देखिए क्या है, एक है ट्रोपोमायोसिन, एक है मीरोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन का पार्ट है और मीरोमायोसिन मायोसिन का पार्ट है। ये एक मीरोमायोसिन बना है। किसी एक मीरोमायोसिन, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मीरोमायोसिन स्ट्रक्चर है। और मीरोमायोसिन में हेड होता है, छोटा सा आर्म होता है और बड़ी सी टेल। हेड और शार्ट आर्म बने होते हैं हैवी मीरोमायोसिन के, जबकि टेल बना होता है लाइट मीरोमायोसिन। शॉर्ट फॉर्म में HMM और MMM। ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मायोसिन का फिलामेंट। जैसे ये एक मायोसिन का फिलामेंट बन गया। तो जब मायोसिन का फिलामेंट बनाया जाएगा तो टेल में टेल जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन जो हेड वाला हिस्सा है और जो छोटा सा आर्म वाला हिस्सा है वो बाहर निकला रहेगा। और जब बाहर निकला रहेगा तो उसी का नाम क्या रहेगा, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या है, तो कहोगे हेड और शार्ट आर्म है जो प्रोजेक्ट आउट है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। इधर देखिए, ये मायोसिन का फिलामेंट है, ये एक आर्म है, ये एक ऐसे निकले हुए हैं। तो यहाँ ये जो एंगल है, ये एंगल भी रेगुलर है और दूरी भी क्या है, रेगुलर है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो स्किप कर जाएंगे। मायोसिन फिलामेंट में जो हेड है वो प्रोजेक्ट आउट, बाहर निकला हुआ है। जैसे नारियल की रस्सी देखें, नारियल की रस्सी में बहुत सारे रोए निकले रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। नारियल की रस्सी में जैसे रोए निकले रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही मायोसिन के फिलामेंट के सरफेस से क्या निकला रहता है, क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म वास्तव में क्या है, तो वास्तव में हेड और शार्ट आर्म किसका बना है,
हैवी मीरोमायोसिन का, और ये किसका बना है, लाइट मीरोमायोसिन। आखिरी जो सवाल है वो समझ लीजिए ये है कि ये मान लेते हैं मायोसिन का फिलामेंट है और ये मान लेते हैं एक्टिन का फिलामेंट है, और इतनी ओवरलैपिंग होती है आपको पहले से ही पता है। अभी आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब एक बात समझेंगे, क्या मायोसिन के फिलामेंट से क्या निकले होंगे, हेड निकले होंगे। मायोसिन के फिलामेंट का जो हेड है वो एक्टिन से जुड़ जाता है। फिर से सुनेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाता है। जिस जगह एक्टिन में जुड़ेगा उस जगह का नाम देखो, उस जगह का नाम मायोसिन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, ऐसे समझेंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है मायोसिन, और मायोसिन पे क्या निकला है, मायोसिन का हेड, और ये मान लेते हैं क्या है, एक्टिन। तो मायोसिन का हेड किससे जुड़ेगा, एक्टिन से जुड़ेगा। जिस जगह जुड़ेगा उसका नाम एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, या इसी का नाम मायोसिन बाइंडिंग साइट। कहां प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कभी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं भी करना होगा। तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तब तो यहां आके क्या करना है, जुड़ना है। और अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो नहीं जुड़ना है। तो कैसे नहीं जुड़ेगा, तो इसको ढक लिया जाएगा। जुड़ने वाली जगह को जब ढक देते हैं तो ढकने को क्या कहते हैं, मास्किंग, और हटा दें तो क्या कहोगे, अनमास्किंग। इसको मास्किंग और अनमास्किंग कौन करता है, ट्रोपोनिन। तो बहुत काम की बात है, मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी आपको समझ में ही आएगा। क्या, किसी एक्टिन के फिलामेंट पर पाई जाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट वो जगह है जहां मायोसिन का हेड जुड़ता है। कब, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो नहीं जुड़ना है। तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये तय होगा कि आपने ये जगह ढकी है कि नहीं ढकी है। ढकने को क्या कहेंगे, मास्किंग, और ना ढकने को क्या कहेंगे, अनमास्किंग। बताओ कब मास्किंग करेंगे और कब अनमास्किंग, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना है तो मास्किंग करेंगे कि अनमास्किंग, और अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो क्या कर देंगे, मास्किंग। इसकी मास्किंग और अनमास्किंग कौन कराता है, ट्रोपोनिन कराता है। कैसे, देखो 2 लाइनें लिखी हैं। जब रेस्टिंग स्टेट में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास्किंग करना पड़ेगा। किसकी, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। कौन करेगा, ट्रोपोनिन। कैसे करेगा, तो इससे कैल्शियम ले लो। अगर इससे कैल्शियम ले लिया जाए, किससे, ट्रोपोनिन से, तो ये क्या कर देगा, मास्किंग। और अगर इससे कहोगे भैया मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है जरा मास्किंग हटा लो, तो देखो कैसे हटाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, क्या किया जाएगा, अनमास्किंग। किसका, एक्टिव साइट। ये अनमास्किंग भी कौन करेगा, ट्रोपोनिन ही करेगा। बस करेगा कैसे, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन। तो कंक्लूसिव लाइन ये है कि यदि ट्रोपोनिन को कैल्शियम दे दिया जाए तो क्या कर देगा, अनमास्किंग, और उससे कैल्शियम ले लिया जाए तो मास्किंग। बड़ा आसान है। मास्किंग और अनमास्किंग का रिलेशन कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन से है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, अनमास्किंग। कौन कराएगा, ट्रोपोनिन। कैसे कराएगा, उसको कैल्शियम दे दीजिए। और अगर मसल को रिलैक्स करना है तो क्या करना है, मास्किंग। क्या करिए, उससे कैल्शियम छीन लीजिए। तो अगर कैल्शियम आपने ट्रोपोनिन को दिया तो क्या हो जाएगी, अनमास्किंग, और उससे कैल्शियम लिया तो क्या हो जाएगी, मास्किंग। अच्छा, आखिरी सवाल, मायोसिन का फिलामेंट किससे जुड़ता है, एक्टिन से। तो मायोसिन पर भी तो पाया जाएगा एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन पर क्या था, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन पे क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन का जो हेड है वहां मिलेगा एक्टिन बाइंडिंग साइट, और क्या मिलेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट, और क्या मिलेगा, एक्टिव एटीपेज एंजाइम। डायग्राम देखें, ऊपर वाला क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट,
और नीचे वाला क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये तो दिखा नहीं सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसको कहां दिखा सकते हैं, इसको नहीं दिखा सकते। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करेंगे। किसी भी मसल फाइबर में जो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है उनका नाम एक्टिन और मायोसिन है। एक्टिन फिलामेंट को बनाने में दो चाहिए ट्रोपोमायोसिन, दो चाहिए एफेक्टिन और ढेर सारे चाहिए ट्रोपोनिन। एक क्वेश्चन, एक्टिन फिलामेंट पर पाया जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, उस मायोसिन बाइंडिंग साइट की मास्किंग या अनमास्किंग करते हैं इस हिसाब से कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही कि मसल रिलैक्स। अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो करेंगे अनमास्किंग, कौन करेगा, ट्रोपोनिन करेगा। कैसे, अगर उसको क्या दे दिया जाए, कैल्शियम। और अगर मसल रिलैक्स करना है तो मास्किंग करेंगे। कैसे करोगे, कैल्शियम ले लोगे किससे, ट्रोपोनिन से। अब आता है मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट बनता है ढेर सारे मीरोमायोसिन से। मीरोमायोसिन के कुल 3 हिस्से हैं, एक है हेड, एक छोटा सा आर्म और एक है टेल। हेड को ध्यान से देखोगे तो उस पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक है एटीपी बाइंडिंग साइट, और उसी में पाया जाएगा क्या, एटीपेज एंजाइम। ढेर सारे मीरोमायोसिन जब आपस में जुड़ते हैं तो हेड और शार्ट आर्म बाहर, हेड और शार्ट आर्म बाहर निकला रहता है। जितना हिस्सा बाहर निकला रहेगा उसका नाम क्रॉस आर्म होगा। वो रेगुलर एंगल और रेगुलर डिस्टेंस। आखिरी सवाल, ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसके 3 क्या हैं, सब यूनिट। एक कौन सी, सी पार्ट, एक का नाम आई पार्ट, एक का नाम टी। नाम ही से पता चल रहा है सी पार्ट कौन होगा, जहां क्या जुड़ता होगा, कैल्शियम। और आई पार्ट वो होगा जो एक्टिन से जुड़ता है, और टी पार्ट कौन सा है, ट्रोपोमायोसिन। कॉन्सेप्ट क्लियर। मास्किंग और अनमास्किंग कौन कराएगा, ट्रोपोनिन। कैसे, कैल्शियम की मदद से। अगर ट्रोपोनिन को कैल्शियम दे दिया गया तो अनमास्किंग, तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और उससे कैल्शियम ले लिया जाए, क्या हो जाएगी, मास्किंग, और मसल क्या कर जाएगी, रिलैक्स। ये हम अगले लेक्चर पर मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाएंगे। जरा सा एनसीईआरटी हाईलाइट कर लीजिए। किसी भी एक्टिन फिलामेंट या थिन फिलामेंट में 2 क्या मिलेंगे, एफ एक्टिन, जो हेलिकली क्या होंगे, वुंडेड। और एफ एक्टिन कैसे बनता है, पॉलीमर ऑफ मोनोमर, और मोनोमर का नाम जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन। 2 फिलामेंट और चाहिए, कौन से, ट्रोपोमायोसिन के चाहिए। ये भी साथ साथ रन करेंगे किसके, एफ एक्टिन के। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये बताओ प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्सरी होगी कि क्वार्टरनरी। तो ऐसी प्रोटीन जिसमें कई सब यूनिट होती है उसको क्वार्टरनरी। तो ये कौन सी प्रोटीन, क्वार्टरनरी। अच्छा, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूट है, ये देखो ये लिखा है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है, रेगुलर इंटरवल, और वो भी किसके ऊपर है, ट्रोपोमायोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लीजिए। कौन सी स्टेट, तो सब यूनिट किसकी, ट्रोपोनिन। क्या करेंगे, मास करेंगे, किसको, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, जो कहां होंगे, एक्टिन। अच्छा, मायोसिन फिलामेंट भी क्या है, पॉलीमराइज्ड है। इसकी मोनोमेरिक प्रोटीन का नाम मीरोमायोसिन, जो एक क्या बनाएगी, थिक फिल्म बनाएगी। किसी मीरोमायोसिन में 2 क्या है, पार्ट, एक का नाम ग्लोब्यूलर हेड, और छोटा सा क्या है, शार्ट आर्म, और लंबी सी क्या है, टेल। पहले का मतलब हेड और आर्म किसके बने होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन एचएमएम, और टेल किसका बना होता है, कह रहा हैवी मीरोमायोसिन जो कंपोनेंट है, मतलब हेड और शार्ट आर्म है। ये क्या लिखा है, प्रोजेक्ट आउटवर्ड। ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है क्या, रेगुलर, कौन सी चीज, और कौन सी चीज, एंगल, कहां से, फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम सरफेस ऑफ मायोसिन फिलामेंट। इस जब बाहर निकलेंगे तो क्या नाम रख दोगे, आखिरी लाइन। ग्लोब्यूलर हेड में क्या है, एक एक्टिव एंजाइम, कौन सा, एटीपेज, और बाइंडिंग साइट है किसके लिए,
एटीपी के लिए और एक्टिव साइट है किसके लिए, एक्टिन। मायोसिन पर कौन सी साइट है, एक्टिन, और एक्टिन पर कौन सी साइट है, मायोसिन। अगला लेक्चर क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेक्चर एब्सेंट ना करिएगा क्योंकि बहुत कुछ इसमें समझना है। बस आज इतना ही।